नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का दीमक राग, बुझेगी मनमुटाव की आग। ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस भी इस सवाल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है, क्योंकि ये जो राग है आखिर उसी के भीतर से प्रकट हुआ है। केरल में सब कुछ बढ़िया रहा कांग्रेस के लिए, गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है वो, लेकिन कहानी फिर वही आ जाती है कि तीन बड़े नेता और आपस में तय करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण या खासा चुनौतीपूर्ण कि कौन होगा मुख्यमंत्री। आप सरकार बना लेते हैं, आप लड़ लेते हैं ताकतवर बीजेपी से, अपनी एक पोजीशनिंग भी बना लेते हैं, लेकिन चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, राजस्थान हो तो राजस्थान में वही कहानी हो जाती है, पायलट साहब सचिन पायलट या अशोक गहलोत, और कर्नाटक जो दक्षिण में एकमात्र किला है कांग्रेस के लिए, वहाँ भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में रार तकरार। मध्य प्रदेश में कहानी पुरानी है लेकिन सबकी ज़ुबान पर है कि कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो उस समय कांग्रेस में थे, उनके बीच की रार और तकरार की वजह से सरकार गिरी। तो ये कहानी क्या इतनी उलझी हुई है? बीजेपी के मुख्यमंत्री क्या बीजेपी में मनुष्य नहीं है, देवता हैं सारे जो त्याग और बलिदान के भाव से भरे हैं? क्या वहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक नहीं है? सारे जितने भी फ्रंटलाइनर लीडर्स हैं वो सब चाहते हैं कि वो बड़े पदों पर पहुँचे, लेकिन एक नाम आ जाता है तो आप कह सकते हैं फीकी थी मुस्कुराहट, उतना चेहरे पर चमक नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ पार्टी का निर्णय है, हम साथ खड़े हैं। आपने पश्चिम बंगाल में नहीं सुना होगा कि शुभेंदु दादा के बाद किसी ने, दिलीप घोष जी ने खम ठोका कि मैं इनके कैबिनेट में क्यों रहूं, मुझे नहीं रहना, आप छोड़ दीजिए, मैं संगठन में काम करूंगा। तो ये क्या है? मैं फिर कहूंगा कि मनुष्यों की ही पार्टी है बीजेपी भी, वहां भी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अनुशासन की मान्यता क्या अधिक है कांग्रेस से? ये सवाल भी मैं रख रहा हूं आप सबके सामने। आज इसी पर डिबेट है हमारी, और सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट है। बालाघाट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने ऐसा बयान दिया जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर से चर्चा में ला दिया है। अजय सिंह ने कहा कि मनमुटाव दीमक की तरह होता है, जहां मनमुटाव होता है वो संगठन को अंदर से खोखला कर देता है। उन्होंने ये भी माना कि कई बार नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को ठीक से समझा नहीं पाते। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो संगठन के भीतर मौजूद मतभेद खत्म करने होंगे। हम अपने ही चेले को ठीक से समझाते नहीं, हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं उन्हीं में यदि मनमुटाव है किसी में तो उसको दूर करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। मनमुटाव जहां हो गया तो धीरे धीरे एक दीमक जैसी चीज पैदा कर देती है, वो अब आवश्यकता नहीं है। अजय सिंह के बयान को बीजेपी ने तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद मान रहे हैं कि पार्टी अंदर से बिखरी हुई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी में मनमुटाव की दीमक लग जाए वो जनता का भरोसा कैसे जीत पाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, खेमेबाजी का दीमक लगा हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर ना करके उनके पट्टेबाज और उनके चमचागिरी करने वालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी के पराभव का कारण है। कांग्रेस पार्टी का ये दीमक कांग्रेस को पूरी तरह समाप्ति की तरफ ले जाएगा। मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना है। ऐसे में अगर मनमुटाव का मुद्दा नेताओं के मंच से खुलकर सामने आने लगे तो सियासी विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिलता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस दीमक राग से बाहर निकलकर मनमुटाव की आग बुझा पाएगी या अंदरूनी कलह एक बार फिर से पार्टी की बड़ी राजनीतिक मुश्किल बनेगी। फिलहाल अजय सिंह का बयान सिर्फ एक सलाह नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का आईना बन गया है। कई बार ये चीज़ मेरे मन में भी आती है कि मनमुटाव होता क्यों है।
मनमुटाव के पीछे महत्वाकांक्षा भी होती है और निराशा भी होती है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस में निराश है ये नहीं कहूँगा, लेकिन सत्ता से तो उसकी दूरी है। तो अगर आपके भीतर मनमुटाव भी है तो किस चीज़ के लिए? पहले तो आपको सत्ता रूपी जो किला है उस पर परचम फहराने के लिए आगे बढ़ना है, उसके बाद मनमुटाव जैसी किसी प्रक्रिया की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी संघर्षरत हैं और मनमुटाव से भर गए हैं तब तो बड़ी कठिनाई होगी। तो ये बड़ी चीज़ है कि आज भी ये चीज़ क्यों कांग्रेस को परेशान कर रही है। कुछ चीज़ें खुलेपन की वजह से, आज़ादी की वजह से, जिन्हें हम कभी खूबी मानते थे वो खामी बन जाती है। कभी वो खूबी रही होंगी। त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के मतभेद सामने आए होंगे तो वो खुलापन था, लेकिन वो उन विराट व्यक्तित्वों से आज की अगर हम मनमुटाव की तुलना करके ये जस्टिफाइड कर दें कि खुलापन है, आज़ादी है, आंदोलन की पार्टी है, तो ये भी एक सवाल है। हमारे सवाल हैं अजय सिंह जी के बयान से कांग्रेस की अंदरूनी कलह क्या एक बार फिर सामने आई? क्या मिशन 2028 से पहले कांग्रेस में गुटबाजी बड़ी परेशानी बनेगी? क्या बीजेपी को कांग्रेस की कमजोरी पर नया राजनीतिक हथियार मिल गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो लोग राजनीति शास्त्र के गंभीर विद्यार्थी हैं उन्हें याद होगा 2014-15 के आसपास का वो समय जब प्रभात झा जी को पूरी उम्मीद थी कि वो दूसरा टर्म प्रदेश अध्यक्ष जी का ले सकते हैं, और मंच से घोषणा नरेंद्र सिंह तोमर जी की हो जाती है कि दूसरी बार उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और मंच पर प्रभात जी ये बात कहते हैं कि शिवराज जी ने ये विस्फोट किया है पोखरण का। उनके मन की बात थी, पीड़ा भी आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रकट की। लेकिन उसके बाद प्रभात जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में कहीं चले गए हो, कुछ नहीं। मन की बात उन्होंने तो इतना भी कह दिया। आज भी बीजेपी में इस परंपरा के राजनेता बहुत विरले हैं जो ऐसी बात कह दें कि साहब ये तो पोखरण विस्फोट के समान है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता, प्रोमिनेंट लॉयर और स्पोक्स पर्सन गुंजन चौकसे जी। बहुत स्वागत है गुंजन जी। हमारे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठतम पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है संदीप जी। और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और अच्छा संयोग है कि दो प्रखर प्रबुद्ध, क्योंकि हम एंकर्स को तो कोई ना प्रबुद्ध मानता है ना प्रखर मानता है, हम लोग तो ना समझ और नादान माने जाते हैं। तो प्रणाम है आप दोनों नारी शक्ति को। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप अजय सिंह जी के इस बयान को? हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नकारात्मक बात उन्होंने कह दी है। जब भी कोई वरिष्ठ नेता समझाइश की बात कहेगा तो वो यही कहेगा कि भैया पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले तो हम देखें हमारे समर्थकों के बीच में तो मनमुटाव नहीं है, लेकिन अब बात फिर मनमुटाव की आ जाती है। जी शरद जी, कांग्रेस का जो सच है वो अजय सिंह ने कहा है मंच से, और कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं की कमी हो गई है जो मंच पर खुले तौर पर अपनी कमियां स्वीकारें। पीठ तो खूब थपथपाते हैं, हम एकजुट हैं, वे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सत्ता को घेर रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन अजय सिंह ने जो बात कही है वाकई में उस पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व को गौर करना चाहिए। क्या वाकई में ये स्थितियां हैं? हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि कांग्रेस में बंटवारा तो हमेशा से चला है, वो आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में है, और अजय सिंह की हम बात करें तो वो बुजुर्ग नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि क्या पार्टी के अंदर उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, और दो पार्टों में बटी कांग्रेस हमेशा नजर आ रही है, चाहे युवा हो और दूसरी तरफ बुजुर्ग। हमने अभी जो हाल ही में चक्का जाम और तमाम चीज़ें देखी, उस तरह की एकजुटता नहीं दिखी जो हम देखना चाहते थे। युवा तो सड़कों पर उतरे, लेकिन एकजुटता पार्टी में बुजुर्ग में और नौजवानों में वो दिखनी चाहिए, और वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है। और एक चीज़ और है शरद जी, रहीम ने कहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का, अगर वो टूट जाता है तो गांठ पड़ती है। मनमुटाव की जो बात कही है अजय सिंह ने, तो मुझे लगता है वो गांठ जैसी स्थिति है। क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे कभी, इसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए। और इसके पीछे एक चीज़ और हमें लगती है कि आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव हैं, तो कहीं
उसके लिए तो बॉल नहीं उछाली जा रही। बड़ा सवाल है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। बड़ी बात है ये, और सम्मान कार्यकर्ता का मूल तत्व है, तो कांग्रेस या बीजेपी दोनों के लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कार्यकर्ता के पिंड को ध्यान में रखें, उसके सम्मान, उसकी गरिमा, इसका ध्यान रखें। जी, क्या कहेंगे गुंजन जी? विषय आपका नहीं है और ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अक्सर ये बात कहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के विषय पे खुल के बोलते हैं। जी शरद जी, सबसे पहले सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। शरद जी, जब भी कोई डिबेट या हम चर्चा करते हैं तो वन पार्टी वर्सेस अदर पार्टी होती है, लेकिन आज ये बहुत हास्यप्रद कह लीजिए या कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। आज कांग्रेस के अपने एक वरिष्ठ नेता ने ही कांग्रेस के बारे में ही इस तरीके की जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो एक विषय बना। अभी मैं सुन रही थी, अभी अजय सिंह जी ने जिस तरह कहा कि नीचे के लोग जिस तरह दीमक पड़ जाती है, तो ये जो शब्दावली का इस्तेमाल है, नीचा, ऊंच नीच, ये सब कांग्रेस की यही विचारधारा है जो कांग्रेस को आज पूर्ण रूप से, जो उनका संगठन सृजन अभियान था, उसको विसर्जित करती हुई चली गई। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं शरद जी, तो हमारे लिए एक ही चीज सर्वोपरि है, वो है हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि है, हमारा संगठन सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है। और वही जब हम कांग्रेस को सुनते हैं और देखते हैं तो कांग्रेस में तीन चीज बहुत सर्वोपरि रही है। वो है उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वो है कुर्सी और सत्ता का लोभ। यही फर्क है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और कांग्रेस के साथ अपने स्वयं के कार्यकर्ता नहीं है। शरद जी, जैसे हम बंद मुट्ठी की तरह है भारतीय जनता पार्टी और वही कांग्रेस, उनका तो निशान भी यही है शरद जी, ये हाथ का पंजा, ये किस तरह पांचों उंगलियां जो उनके पंजे के निशान में है वो अलग अलग दिशा में है। एक कमलनाथ जी की कांग्रेस है, आज मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं। दूसरी दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है जो कई वर्षों से इस तरह बिखरी हुई दिख रही है, जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। तीसरी जीतू पटवारी की एक अलग कांग्रेस है, वो आप और हम सब देख रहे हैं। उमंग सिंगार जी की अलग है, जो पांचवी उंगली बची थी, अजय सिंह जी ने उसको पूर्ण रूप से पूरा किया और एक पांचवा गुट अपना तैयार करते हुए दिखे। तो ये जब तक ये मुट्ठी बंद कर कर काम नहीं करेंगे, जब तक ये कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे, जब तक ये देश के लिए, देश की जनता के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का यही हाल होगा। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, आपका क्या कहना है? आपने सुनी आपके काउंटर पार्ट जो बीजेपी की हैं, गुंजन जी, उन्होंने क्या कहा, और उसके पहले हमारे राजनीतिक समीक्षक की टिप्पणी भी आपने सुनी। जी आदरणीय शरद जी, जब हम माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी की बात करते हैं तो बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास है उनका कांग्रेस में। 1985 में उन्होंने विंध्य से अपनी पारंपरिक सीट से कांग्रेस की राजनीति की शुरुआत करी थी और आज वो मध्य प्रदेश के एक सर्वमान्य नेता हैं और बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। बालाघाट में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, ना तो वो कांग्रेस की किसी अंदरूनी खींचतान की स्वीकृति है और ना ही किसी गुटबाजी की ओर इंगित करता है, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए उनका ईमानदारी भरा एक प्रयास है। उन्होंने दो बातों के ऊपर फोकस किया है शरद जी। पहली बात तो ये कि जो स्थानीय नेता होते हैं, जिनके अधीन पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके अपने समर्थक होते हैं, तो अगर उनमें किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है, किसी तरह की कोई भी असंतोष पनप रहा है, तो उनको बैठाकर एक सामंजस्य और समन्वय को स्थापित करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामंजस्य सिर्फ शीर्ष नेतृत्व में जरूरी नहीं होता है, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी आवश्यक होता है। और इस वक्त क्योंकि हम 2028 के एक निर्णायक चुनाव की ओर जा रहे हैं, जहां पर हमें संगठन की एकजुटता बहुत आवश्यक रूप से चाहिए, तो जरूरी है कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह दें जो मेहनतकश हैं, हमारे पास ऐसे नेता हों जो लाइमलाइट से दूर हों, हम वरिष्ठों का सम्मान करें और हम संगठन को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा करें। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि देखिए, स्लीपर सेल्स होते हैं वो हर राजनीतिक संगठन में मौजूद होते हैं। स्थानीय नेताओं के अंदर विधायक बनने की एक महत्वाकांक्षा को वो पोषित करते रहते हैं और ये तो सत्य है शरद जी कि संगठन किसी एक को ही टिकट दे सकता है। तो ऐसे स्लीपर सेल्स को काम करने का मौका ना मिले, जिस भी व्यक्ति को टिकट मिले उन सबके साथ हम एकजुटता के साथ काम करें, ऐसे स्लीपर सेल्स को हम चिन्हित करें। उसके ऊपर ही केंद्रित था आदरणीय अजय सिंह जी का वक्तव्य और हमें लगता है कि उनके अनुभव से संगठन को भी जरूर बेहतर और सकारात्मक सीख मिली होगी और उसी पर हमको काम करना चाहिए।
शिंपी जी, मैं आपको सुन रहा था जब तक, तो जहाँ तक सामंजस्य और समन्वय का आपने उल्लेख किया तब तक मैं सोच रहा था कि काश अजय सिंह जी भी यही शब्द बोलते वहाँ, दीमक राग और इन सब की जगह अगर वो यही कहते कि हमें अपने कार्यकर्ताओं का सामंजस्य और समन्वय भाव और बेहतर करना होगा। लेकिन आपने ही स्लीपर सेल की बात कर दी, आप तो उनसे भी आगे चली गई। आपने कहीं ना कहीं ये स्वीकार लिया आपने कि किसी आतंकी संगठन की तरह इतने खतरनाक स्लीपर सेल हैं, उन्हें ठीक करना को आप अब इस पे क्या टिप्पणी की जाए? क्या आप खुद मान रही हैं कि जी शरद जी, स्लीपर सेल कोई आतंकी संगठन की तरह बाहर से नहीं आता है। ये हर राजनीतिक संगठन के कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो सत्ता लोलुपता की ओर अग्रसर रहते हैं, और जब उनके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो संगठन को ही अंदर से खंड विखंड करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे उदाहरण तो हम प्रत्येक राजनीतिक दलों के दे सकते हैं। तो स्लीपर सेल के ऊपर आदरणीय राहुल गांधी जी भी बात कर चुके हैं, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आदरणीय अजय सिंह जी भी केंद्रित होकर बात कर बोल रहे लीजिए हैं। गुंजन जी। शरद जी देखिए, ये सुनकर मेरा मन इतना विचलित हो चुका है, क्योंकि मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूं, तो समझ सकती हूं कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने वर्षों से उस पार्टी के लिए अपना जान तक दे रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, जो सम्मान, लेकिन आज किस तरह सम्मान खो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्लीपर सेल कहा, गद्दार कहा, घोड़ों में क्लासिफाई कर गए अपने कार्यकर्ताओं को। आज जिस तरह अजय सिंह जी ने उन्हें जो बयानबाजी करा उनके लेके, और आज प्रवक्ता ने तो स्लीपर सेल फिर उन्हें दोहराया। कितना दुखी होगा उस कार्यकर्ता का मन शरद जी। वही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। हमारे यहाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था शरद जी कि पद आते जाते रहेंगे, लेकिन एक पद जो हमेशा रहता है और वो रहता है कार्यकर्ता का पद। और जिस पार्टी में अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं, वो क्या जनता जनार्दन के लिए काम करते रहेंगे। आज मेरा भी मन बहुत दुखी है इनकी प्रवक्ता की ये शब्दावली को सुनकर। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं चलूंगा संदीप जी की तरफ। जी आदरणीय शरद जी, स्लीपर सेल में और एक सम्मानित कार्यकर्ता में फर्क होता है, और अगर इनका मन बहुत ही विचलित और दुखी है तो फिर हम इनको भी याद दिला देते हैं। अभी रेखा यादव जी जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो उन्हीं की स्थानीय पूर्व विधानसभा से कैसे इन्हीं के कार्यकर्ताओं के जो स्वर हैं वो उभर के आ रहे थे, जो उनका विरोध कर रहे थे। 95 का केशुभाई पटेल का और शंकर सिंह वाघेला का भी किस्सा आपको जरूर पता होगा शरद जी। जब शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के चलते केशुभाई पटेल साहब की जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है। अगर हम बात करें आर माधव साहब की, जो अमेरिका के पटल पर जाकर पहले कुछ और कहते हैं और फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, पता नहीं किस दबाव में लेते हैं। तो देखिए, स्लीपर सेल में और सम्मानित कार्यकर्ताओं में बहुत फर्क होता है, और इसका फर्क समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर देने से इनके पार्टी के भीतर की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही है। चलिए, ये विषय नहीं है, इस पर नहीं अटके। ये आपकी बात हमने बता दिया गुंजन जी, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल, और सम्मानित कार्यकर्ता आपकी बात से हम डिनाई नहीं करते हैं। मुझे याद है वो इंटरव्यू मैंने ही लिया था, और बीजेपी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़े नेता ने 1999 या 2000 के आसपास ये बात कही थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के लिए थी, कि वो एक कृष्ण की तरह है, अगर उनके गले लगो तो आधी शक्ति उनके पास चली जाती है। और उस समय बीजेपी पर जब नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बनकर 1998 में मध्य प्रदेश आए थे, तो कथित रूप से ऐसा माना जाता है कि अधिकांश शिकायतें ये थीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी शक्ति से कांग्रेस से नहीं लड़ती है। लेकिन इस पार्टी ने अपनी इस कमजोरी को समझा, और 2003 के बाद और 2010-14 के बाद तो आप कह सकती हैं कि जो भी कारण हो, इसमें जो भी विपक्ष के आरोप हों, लेकिन इस पार्टी ने अपनी इस कमजोरी पर काबू पाया है कि यहाँ नेतृत्व के मतभेद उतने सघन और भयानक नहीं है, रक्त रंजित नहीं है, जो पार्टी को ही घायल करके क्षत विक्षत कर देते हैं। इस पर एक टिप्पणी संदीप। शरद जी, मुझे लगता है कि जिस राजनीतिक दल में या परिवार में अनुशासन बड़ी चीज़ है, और कई बार कांग्रेस में अनुशासन पर वो ध्यान नहीं दिया जाता, या जो अनुशासन तोड़ता है उसे सबक नहीं सिखाते, उसे सजा नहीं देते आप। जब तक आप अनुशासन तोड़ने वालों को सजा नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो स्लीपर सेल की और तमाम चीज़ें बात आती है, ये आती रहेगी। कांग्रेस के अंदर सबसे पहले जरूरी है अनुशासन। बीजेपी की बड़ी ताकत अनुशासन। छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री है इसमें संदीप जी। हम देखते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में
निपटने के लिए, अनुशासन के लिए कहीं भी यह दंड के बड़े सख्त प्रावधान है। और हमारे बीच में एक अधिवक्ता भी हैं जो बहुत बड़े, जिन्होंने जेठमलानी साहब के साथ काम किया है। लेकिन क्या दंड डरा पाता है व्यक्ति को, या संवाद वो कड़ी है जिस पर चलकर आप किसी के मन की पीड़ा समझ लेते हैं तो उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको सुनना होगा, और शायद अजय सिंह जी भी यही बात कह रहे थे कि मन मुटाव को दूर करना दंड से संभव नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या कांग्रेस में यह प्रक्रिया भी नहीं है ठीक ठाक? देखिए शरद जी, दंड की आशंका तो व्यक्ति में रहना चाहिए। बिल्कुल सही। साथ में आप संवाद करें। और वर्तमान दौर में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो संवाद की कमी आ रही है। क्या जो अजय सिंह जी ने बात कही, ये क्या पार्टी फोरम पर इस पर कभी बात हो रही है? क्या जो नेतृत्व है प्रदेश का वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि ज़मीनी स्तर पर मनमुटाव है, दूरियां बढ़ रही हैं, संगठन मजबूत नहीं हो रहा है और कार्यकर्ता में निराशा बढ़ रही है? क्या उसके लिए संवाद भी किया जा रहा है? मुझे लगता है कि दंड का भय होना चाहिए और दूसरी तरफ जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने के लिए संवाद भी होना चाहिए। शिंपी जी, एक कार्यकर्ता ने एक बार बड़े पोएटिक अंदाज में एक बात मुझसे कही, किस पार्टी का था ये भूल जाएं हम, तो कई बार नहीं तो उससे भी पूर्वग्रह जुड़ जाते हैं हमारे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उन्होंने कहा, हम जब अपने बड़े नेताओं के पास जाते हैं तो एक भावशून्य चेहरे से मोबाइल निरखते हुए या घड़ी का समय देखते हुए हमसे बात की जाती है। हो गया आपका? हाँ, और बोलिए। अच्छा है, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हम देखेंगे, ठीक है, और तो नहीं कुछ, ओके, हाँ ठीक, नहीं ऑलरेडी मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं। ये वो चीज़ है जो कई बार मन तोड़ती है, चाहे एक व्यक्ति के नाते हम ऑफिस में काम करें या पार्टी में काम करें। मैं फिर कहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, मैं यहाँ फिर कांग्रेस को केंद्र में नहीं रख रहा हूं, अगर बीजेपी भी इस प्रक्रिया का उल्लंघन करेगी, अतीत में हमने देखा है चुनौतियां आई हैं, आगे फिर आ सकती हैं, और कांग्रेस को तो इससे बचना है क्योंकि ये उसका संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल फेज है। जी आदरणीय शरद जी, हम स्वयं भी कांग्रेस के एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। 17 साल का हमारा अनुभव है जमीन पर काम करने का पार्टी के लिए, और निश्चित तौर पर आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं वो स्वाभाविक है, कार्यकर्ता का जो मनोबल है उसको तोड़ता है। और अगर किसी भी संगठन में नेता कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देता है तो फिर ये स्वागत योग्य नहीं है। और आदरणीय अजय सिंह जी भी इसी ओर इंगित कर रहे हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं में जो समन्वय स्थापित कर रहे हैं, वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को आपको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि जो विधायक होता है वो एक्स हो सकता है, जो सांसद होता है वो एक्स हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता है। और जितनी विषम परिस्थितियों के अंदर आज कांग्रेस काम कर रही है, एक बहुत ही मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का अगर सामना कर रही है, तो उसका जो मूल हमारा जो नींव है वो तो हमारा कार्यकर्ता है, और उसे हर हाल में सम्मान देना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अजय सिंह जी ने एक सम्मानित कार्यकर्ता के ऊपर बात करी है, लेकिन साथ ही उन्होंने नेताओं का भी ध्यान आकर्षित किया है जो पार्टी टिकट के लिए महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके पीछे पार्टी के वो स्लीपर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो संगठन को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शरद जी, तो निश्चित तौर पर आपकी ये बात अगर सभी राजनीतिक दल के नेता सुन रहे होंगे तो उन्हें अपने स्वभाव में एक परिवर्तन लाना चाहिए, और अगर कोई भी कार्यकर्ता उनके देहरी पर जाता है तो उन्हें अपने मोबाइल, अपनी घड़ी, अपने सबको अलग रखकर सबसे पहले कार्यकर्ता को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जमीन से उठकर आता है, वो जमीन की मूल भावनाओं से आपको परिचित कराता है, और शायद इसी में संगठन का हित भी छुपा होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये लोग अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने हैं। अपने ही लोगों के लिए कई बार हम जाने अनजाने में, परिवार में भी कोई पुत्र है, पुत्री है, उसका आचरण हम मान रहे हैं कि वो परिवार की मान्य परंपराओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन अगर हमारे शब्द कटु और कठोर हो जाते हैं तो हम उससे और दूर हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये भटक गया है, लेकिन कई बार जैसे आपके यहाँ आप स्लीपर सेल आपने दूसरी तीसरी बार प्रयोग किया, घोड़े शब्द का प्रयोग हो जाता है, गद्दार शब्द का प्रयोग हो जाता है। मुझे लगता है ये वैयक्तिक स्वतंत्रता डॉक्टर शिंपी अग्रवाल से लेकर गुंजन चौकसे तक होनी ही चाहिए कि वो जिस राजनीतिक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहें। वो बीजेपी को चुनते हैं, बीजेपी नहीं उन्हें अच्छी लगती, वो कहीं और जा सकते हैं।
शिल्पी अग्रवाल जी के लिए भी ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसके लिए अगर कटु शब्द आएंगे संदीप जी। शब्दों का प्रयोग बड़ा है शरद जी, शब्द क्या घायल कर देते हैं, फिर उसकी कोई वापसी नहीं है, उसका एक्सक्यूज़ नहीं है। मुझे लगता है कि राजनेताओं का शब्दों का चयन बेहतर करना चाहिए और कार्यकर्ता में कभी ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि इनका शब्द किसी दूसरे के लिए असर करने वाला है। मुझे लगता है कि अजय सिंह ने बात अपनी कहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा शब्दों का प्रयोग कर गए जो वर्तमान दौर में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। एक दिन पहले ही मैं इंदौर में एक बड़े कार्यक्रम में था और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी थे साथ में। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा भले ही कांग्रेस चुनाव में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन हम जहां भी जाते हैं मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के अलावा अगर हमें किसी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ता हुआ नजर आता है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये बात बीजेपी का वरिष्ठतम नेता जो संगठन का पुरोधा माना जाता है वो कह रहा है। तो आप ये समझिए कि आपके तथाकथित अगर कोई दिशा से भटके हैं तो वो कार्यकर्ता भटके हैं या नेता भटके हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क आप। शरद जी देखिए, यही विचारधारा का फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एकता, अखंडता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में शब्दावली अभी आपने सुना, मैं दोहराऊंगी ऐसा मुझे नहीं लगता उचित होगा, लेकिन वहीं मनभेद, मनमुटाव, गुटबाजी जैसे शब्द कांग्रेस में इस समय प्रचलन में हैं। और दीमक जैसे शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, शरद जी बस अंतिम लाइन कहूंगी, दीमक लगी दीवार बाहर से कितनी भी सख्त दिखे पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, और वही हाल कांग्रेस का है। अस्तित्व खोती हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में अब यही हाल है। बीजेपी के नेता भी ये बात कहते हैं कि कार्यकर्ता का निर्माण बहुत कठिन है, क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसा सजीव जीवन चरित्र है जिसका मान, जिसकी गरिमा, जिसका स्वाभिमान जब तक सुरक्षित रहेगा पार्टी सुरक्षित रहेगी। अगर आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक कार्डर बेस्ड पार्टी को ही हराकर अपना परचम फहराने में कामयाब रही है तो इसके पीछे वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो जिस विधानसभा में काम कर रहे हैं जिस नेता के लिए वो जीत गया है, इतना तो मालूम है, लेकिन उसका नाम क्या है और अगले 5 साल हम उस न विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, न उस राज्य में आएंगे और न उसके सामने कोई तबादले की या कोई काम लेकर कभी खड़े होंगे या कि रेस्ट हाउस कर दीजिए हम कोलकाता आ रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है बीजेपी के लिए, और कभी कांग्रेस में भी इसकी सघन परंपरा रही है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी को ये समझाना उचित नहीं है कि कार्डर बेस क्या होता है और अपने स्वार्थ को परे रखकर किसी बड़े लक्ष्य को लेकर लड़ना क्या होता है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, युवा कार्यकर्ताओं से पूछ लिया जाए कि ग्लोबल ग्लिम्सेस किसकी किताब है और उसमें क्या वर्णित है और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए क्या कहा जाता था, चुनौती होगी। शायद ऐसी बीजेपी के लिए भी हो सकती है जब पंचनिष्ठाएं पूछी जाएं या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूछा जाए। लेकिन अगर दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ता के इस काडर को ऐसे मजबूत नहीं करेंगी और विचार की शक्ति से उनको कहीं ऊर्जान्वित नहीं करेंगी, भविष्य दोनों के लिए सवाल उठेंगे। शुभकामनाएं दोनों को, आप आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।